भी है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है इकोनॉमिक रिफॉर्म का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल बनाना इकोनॉमी पे, गवर्नमेंट का कंट्रोल घटाना इकोनॉमी पे, स्टेटस को मेंटेन रखना गवर्नमेंट रेगुलेशन का, टू इंक्रीज गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द बिजनेस ऑपरेशन। देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक रिफॉर्म का एम यही है कि जो हमारा गवर्नमेंट का कंट्रोल है उसे घटाना, कहाँ पे, अर्थव्यवस्था में, और इनकरेज करना ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो सके प्राइवेट सेक्टर से। कैसे अचीव होगा ये? डीरेगुलेशन के माध्यम से। देखिए मैंने आपको सब चीज़ बताया था थ्योरी लेक्चर में। डीरेगुलेशन होगा, फिर हम गवर्नमेंट के साइज को कम करेंगे, बिजनेस को अलाउ करेंगे कि वो लार्जर रोल प्ले करे। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अगला सवाल है कि कौन सा अप्रोच जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म में लिया जाता है ताकि हम कुछ इशूज़ को एड्रेस कर सकें जो कि एक्सेसिव रेगुलेशन के कारण हो या गवर्नमेंट इनके इन्वॉल्वमेंट के कारण हो। सिंपल सा सवाल है दोस्तों, गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के कारण या एक्सेसिव रेगुलेशन के कारण कुछ तो इशूज़ आते हैं, अब उन इशूज़ को एड्रेस करने के लिए कौन सा अप्रोच लिया जाता है, ये सवाल है। पहला कह रहा है कि इंक्रीज गवर्नमेंट इंटरवेंशन, बी कह रहा है कि मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, सी कह रहा है कि इंप्लीमेंटिंग डीरेगुलेशन एंड रिड्यूसिंग द साइज ऑफ गवर्नमेंट, डी कह रहा है कि एक्सपेंडिंग गवर्नमेंट रेगुलेशन टू कंट्रोल मोर आस्पेक्ट। ये देखिए सिंपल सा बात है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अभी मैंने आपको बताया है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंदर अप्रोच क्या लिया जाता है कि आप डीरेगुलेशन करते हैं, आप सरकार की जो साइज है उसे कम करते हैं ताकि जो भी प्रॉब्लम किया जा रहा है एक्सेसिव रेगुलेशन के कारण उसको आप रोक सकें, एड्रेस कर सकें। और यही अप्रोच का एम है कि हम बिजनेस ग्रोथ को प्रमोट करें, साथ ही साथ कुछ लेवल ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन को भी मेंटेन करते हुए। समझ में आया दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है कि जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो हुआ करता था भारत में सिंस 1980s, यानी 1980 से लेकर अभी तक भारत में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या हुआ करता था? टू इंक्रीज द गवर्नमेंट कंट्रोल, टू लिमिट द रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, टू गिव द प्राइवेट सेक्टर अ लार्ज रोल, टू मेंटेन द स्टेटस को। देखिए सिंपल सी बात है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म है, आर्थिक में जो सुधार आई है, उसका मेन यही था कि प्राइवेट सेक्टर को लार्ज रोल दिया जाए। 1980 से का एम, 1980 से जो इकोनॉमिक रिफॉर्म करवाए जा रहे हैं उसका यही रोल है कि हमें हमारा जो एक्सटेंसिव गवर्नमेंट कंट्रोल था उसे शिफ्ट होकर प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए। देखिए कितना सिंपल तरीका से, यही खासियत है हमारे एमसीक्यू सेशन का कि आप चैप्टर को पढ़ा, आपने एक एक क्वेश्चन को यदि आप कर लेंगे तो कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कौन सा सिग्निफिकेंट फैक्टर था जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म को ड्राइव कर रहा था खासकर 1990s के द्वारा। ऑप्शन ए कर रहा है एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन, बी कर रहा है स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर परफॉर्मेंस, सी कर रहा है हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, डी कर रहा है प्रेशर फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इकोनॉमिक एक्सचेंज। बताइए दोस्तों। देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म जो भारत में था ड्यूरिंग 1990s, ये मोटिवेटेड था, बहुत सारे इकोनॉमिक चैलेंज थे। मैंने आपको बताया था लेक्चर में, मैं फिर से रिपीट कर दूं। सबसे पहला चैलेंज ये था कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो नेगेटिव था। दूसरा चैलेंज ये था कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर था वो काफ़ी वीक हो चुका था। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट ये था कि हमारा इन्फ्लेशन बढ़ चुका था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम था, गवर्नमेंट डेट बहुत ले लिया था हमने, और ये सभी फैक्टर ने क्या किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म को नेसेसरी किया। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म लॉन्च किया गया था भारत में 1991 में, इसका प्राइमरी गोल क्या था? मेंटेन हाई लेवल ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, अचीव हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, लोअर इन्फ्लेशन, रिड्यूस करंट अकाउंट डेफिसिट एंड इंप्रूव बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंक्रीज गवर्नमेंट इंटरवेंशन। देखिए सिंपल सी बात है, 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया गया था ना, इसका मेन पर्पज़ यही था कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करें, इन्फ्लेशन को कम करें, करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करें और बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव करें। ठीक है, अब अगला सवाल है कि कौन से की एरिया थे फोकस की ड्यूरिंग इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉलोइंग द रिफॉर्म ऑफ 1991। सवाल कर रहा है कि जो 1991 के जो रिफॉर्म आए थे उसमें कौन कौन से की एरिया थे फोकस के। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कर रहा है कि इंक्रीजिंग गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, स्ट्रेंथनिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग रेस्ट्रिक्शन, इंकरेजिंग रिड्यूस प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, प्रमोटिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। बताइए दोस्तों क्या सही जवाब है? तो देखिए इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो भारत में आया था 1991 के रिफॉर्म के बाद, इसमें बहुत सारे एरिया पे फोकस किया, जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट प्रमोट करना, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग रेस्ट्रिक्शन को कम करना, प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना और फॉरेन इन्वेस्टमेंट ट्रेड को अट्रैक्ट करना। तो ये सभी मेजर का एम था कि हम कॉम्पिटिटिवनेस को इन्हांस करें, एफिशिएंसी को इन्हांस करें भारतीय इकोनॉमी का।
ठीक है, ये पॉइंट है। तो उसका सही जवाब क्या होगा? प्रमोटिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग रेस्ट्रिक्शन, इंक्रीजिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। अगला सवाल है कि कौन सा फैक्टर था जिस कारण से हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म जो आया था 1990 के दौरान, इसके पीछे कौन सा रीजन था? ऑप्शन देखते हैं। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, राइजिंग एक्सटर्नल डेप्ट एंड सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1980s। दूसरा कह रहा है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर, स्टेबल इकोनॉमिक कंडीशन एंड लोअर इन्फ्लेशन रेट। देखिए दोस्तों, जो हमारा सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस आया था उसका सबसे बड़ा कारण था कि हमारा जो डेप्ट था, हमने जो उधार लिया था बहुत इतना ज़्यादा बढ़ चुका था, कर्ज बढ़ चुका था। यही प्राइमरी कैटलिस्ट था इकोनॉमिक रिफॉर्म आने का 1990s में। तो क्या लग रहा है आपको सही? यहाँ देखिए लिखा हुआ है। क्या आप जेआईवी के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आगामी अक्टूबर में इसका एग्जामिनेशन का डेट आ चुका है? तो फ्रेंड्स, आपके लिए मैं परफेक्ट सॉल्यूशन लाया हूँ। हमारा जो एक्सटेंसिव मॉक टेस्ट प्लान है चारों सब्जेक्ट्स का, INIFS, AFM, PPB, RBWM, उसको डिज़ाइन ही किया गया इस तरह कि इसके माध्यम से आप अपने एग्जामिनेशन को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको डेली क्विजेस, वीकली यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, ध्यान दीजिएगा मैं डेली क्विजेस की बात कर रहा हूँ, वीकली यूनिट वाइज मॉक टेस्ट आपको मिलता है। उसके बाद आपको मॉड्यूल वाइज मंथली आपको मॉड्यूल वाइज टेस्ट मिलता है, और फाइनली आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलता है। यानी 4 चीज़ का कॉम्बिनेशन है, डेली क्विजेस, यूनिट वाइज वीकेंड क्विज, मॉड्यूल वाइज मंथली टेस्ट एंड 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो फ्रेंड्स, आपको फुल्ली प्रिपेयर बना देगा आगामी जेईवी के एग्जामिनेशन के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों आपको 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलता है। प्रत्येक मॉक टेस्ट का, प्रत्येक क्विजेस का कंप्लीट सॉल्यूशन PDF वीडियो एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलता है, जो कि हमारे ऐप के माध्यम से आप एक्सेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ वेब प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है। मात्र 200 रुपये में दोस्तों आप हमारे जेईवी एंड सीआईबी मेड सिंपल है कि कौन सा एलपीजी का जो एस्पेक्ट है उसका एम है कि हम इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन को बढ़ाएं और कंपटीशन को बढ़ाएं इंडियन मार्केट में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। बताइए दोस्तों, देखिए जो एस्पेक्ट है एलपीजी का उसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, जो कि इंडियन इकोनॉमी को इंटीग्रेट करता है ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। अब आप ये सोचिए कि यदि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ इंटीग्रेट करेगी तो क्या होगा? तो इस कारण से क्या होगा? मार्केट में इंटरेक्शन बढ़ेगा, एफडीआई को इंकरेजमेंट मिलेगा, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा, फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट किया जाएगा, टेक्नोलॉजी को, नॉलेज को अट्रैक्ट किया जाएगा। समझ में आया? चलिए अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है कि भारत का फाइनेंशियल सेक्टर का क्या स्टेट था रिफॉर्म से पहले, यानी रिफॉर्म आने से पहले भारत का जो फाइनेंशियल सेक्टर था वो किस प्रकार का था? ओपन इंटरेस्ट सिस्टम एंड मिनिमल गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन द रिसोर्स एलोकेशन, कंट्रोल इंटरेस्ट रेट एंड एक्सटेंसिव इन गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन रिसोर्स एलोकेशन, डीरेगुलेटेड इंटरेस्ट रेट एंड लिमिटेड गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन डी का ऑटोनोमस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दोस्तों बताइए कैसा था स्टेट? देखिए रिफॉर्म से पहले जो इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर था, जो कंट्रोल इंटरेस्ट रेट के अंदर ऑपरेट होता था, तो गवर्नमेंट हेवली इन्वॉल्व थी रिसोर्स एलोकेशन में और एक्सटेंसिव रेगुलेशन इम्पोज किया जाता था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे। तो ये जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लिमिट, इसने क्या किया? एफिशिएंसी को, प्रोडक्टिविटी को, कॉम्पिटिटिवनेस को लिमिट किया। अगला सवाल है कि क्या प्राइमरी गोल था फाइनेंशियल सेक्टर का जो कि भारत में इनिशिएट किया गया था? व्हाट वाज द वन ऑफ द प्राइमरी गोल ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इनिशिएटेड इन इंडिया? इंक्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मेंटेन एक्सटेंसिव रेगुलेशन ऑन इंटरेस्ट रेट, क्रिएट एन एफिशिएंट, प्रोडक्टिव एंड कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री। देखिए दोस्तों, की ऑब्जेक्टिव यही था हमारा, जो हमारा प्राइमरी गोल यही था कि एक एफिशिएंट, प्रोडक्टिव और कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री को बनाया जा सके। इस रिफॉर्म का एम था कि हम ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी दें और ऑटोनॉमी दें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। चलिए अगला सवाल देखते हैं, व्हाट वाज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म? देखिए अभी हमने क्या बताया? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। अब बात करते हैं हम लोग बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म की। तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म जो लाया गया उसका की ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑप्शन ए कह रहा है डिक्रीज कॉम्पिटिशन, बिल्कुल गलत। रिड्यूसिंग द रोल ऑफ मार्केट फोर्स के रोल को रिड्यूस करना, ये भी गलत है। इन्हांसिंग रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस थ्रू प्रूडेंस मेजर, बिल्कुल सही। देखिए दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म का की ऑब्जेक्टिव यही था कि हम रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस को इम्प्रूव करें। तो इससे क्या होगा कि स्टेबिलिटी आएगा, हमारे बैंकिंग सेक्टर में साउंडनेस आएगा, ठीक है, हम रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज कर सकेंगे। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा जो है कैमल्स का, देखिए कैमल्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है। सवाल है कि इनमें से कौन सा कैमल्स का बेनिफिट नहीं है बैंक के सुपरविजन के लिए? बेनिफिट नहीं है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए कर रहा है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैंक एट रिस्क ऑफ फेलियर, फोकसिंग रिसोर्सेज ऑन हाई रिस्क इंस्टीट्यूशन, इंक्रीज स्टैंडर्डाइजेशन इन बैंक रिस्क असेसमेंट, इंप्रूव बैंक प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू स्ट्रिक्टर रेगुलेशन। अब देखिए ऑप्शन ए बी सी जो है, जो कि हमारा कह रहा है कि रिस्क को आइडेंटिफाई करो, फिर जो भी हाई रिस्क पहले इंस्टीट्यूशन उस पर फोकस करो, स्टैंडर्डाइजेशन बढ़ाओ, ये तीनों के तीनों जो है ना कैमल्स रेटिंग सिस्टम के एडवांटेज हैं, राइट।
तो अब क्या है कि ये अलाउ करता है सुपरवाइजर को कि वो पोटेंशियल प्रॉब्लम को सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, ओवरसाइट को प्रायोरिटाइज करेंगे रिस्क के बेसिस पे, और इनके पास कांस्टेंट मेथोडोलॉजी होगा। ऑप्शन डी कर रहा है कि इंप्रूव बैंक प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू स्ट्रिक्टर रेगुलेशन। तो ये जो है हमारा कैमल सिस्टम के पर्पज़ के अगेंस्ट है, समझे। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी ही सही है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि दो मेथड होता है इंटरनल कंट्रोल को इंप्रूव करने का बैंक के अंदर, तो इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे ये मेथड एक साथ काम करते हैं, वो दोनों मेथड क्या है। पहला ऑप्शन कर रहा है स्टैट्यूटरी ऑडिट प्रोवाइड एक्सटर्नल ओवरसाइट, इंटरनल ऑडिट आइडेंटिफाई पोटेंशियल इशू विद इन द बैंक, इंटरनल ऑडिट इंश्योर कॉम्प्लाइज विद रेगुलेशन एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट। देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। पहले ऑप्शन ए को देखिए। ऑप्शन ए क्या कर रहा है कि स्टैट्यूटरी और कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है। एक तो हमारा क्या है, एक देखिए, एक यहाँ पे लिखा गया है स्टैट्यूटरी ऑडिट और एक लिखा गया है इंटरनल ऑडिट। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होता है ना, इंटरनल ऑडिट जो है कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है बैंक की एक्टिविटी को, जबकि स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है एक इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल रिव्यू प्रोवाइड करता है। सही जवाब है। दूसरा कह रहा है कि इंटरनल ऑडिट इंश्योर कॉम्प्लाइंस विद रेगुलेशन। देखिए, ये परफेक्टली अलाइन नहीं हो रहा है। दोनों मेथड जो है लाइकली कंसर्न होता है दोनों कॉम्प्लाइंस और रिस्क मैनेजमेंट से। उसके बाद ऑप्शन सी जो कह रहा है कि बोथ मेथड इन्वॉल्व रिव्यूइंग बैंक प्रैक्टिस बैंक स्टैट्यूटरी बट स्टडी ऑडिट हैव मोर अथॉरिटी। कह रहा है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट के पास कुछ तो इन्फोर्समेंट पावर है, लेकिन दोनों मेथड का एम यही है कि हम पोटेंशियल प्रॉब्लम को इशू करें, एड्रेस करें। और लास्ट कर रहा है कि इंटरनल ऑडिट कनेक्टेड बाय गवर्नमेंट बाय स्टडी ऑडिट कनेक्टेड इंडिपेंडेंट। देखिए दोस्तों, ये गलत है। चाहे स्टैट्यूटरी ऑडिट हो और ये हो, दोनों इंडिपेंडेंटली प्रोफेशनल के द्वारा क्रिएट किया जाता है। तो सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आपके स्क्रीन पर है इकोनॉमिक रिफॉर्म इंप्लीमेंट किया गया 1991 में बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक है। दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन है एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। आइए थोड़ा समझते हैं बेसिकली है क्या। देखिए, भारत का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो डेफिसिट में था, राइट। डेफिसिट का क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेफिसिट? सो इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट वाज इन डेफिसिट। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को इंपोर्ट कर रहे थे, इंपोर्टिंग गुड्स मोर, वी वेर इंपोर्टिंग मोर गुड्स, ठीक है। और दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस का इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा था एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्टिंग। मतलब हमारा इंपोर्ट जो था इट वाज लार्जर एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट, राइट। सो इस कारण से दोस्तों शॉर्टेज हुआ। इस कारण से क्या हुआ? शॉर्टेज हुआ। किस चीज़ का शॉर्टेज हुआ? फॉरेन एक्सचेंज का शॉर्टेज हुआ, राइट। जिस कारण से गवर्नमेंट को एसेंशियल गुड इंपोर्ट करना पड़ा। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा? जो भी एसेंशियल गुड्स है वो क्या करना पड़ा? इंपोर्ट करना पड़ा। तो ये एक बड़ा कारण था। दूसरा ऑप्शन कर रहा है हमारा इन्फ्लेशनरी प्रेशर। आप यहाँ देख सकते हैं इन्फ्लेशनरी प्रेशर लिखा हुआ है। बेसिकली इन्फ्लेशन भारत में बढ़ रहा था, जो कि हमारे परचेजिंग पावर को क्या कर रहा था दोस्तों? परचेजिंग पावर को इरोड कर रहा है, जिस कारण से गवर्नमेंट को डिफिकल्ट हुआ इकोनॉमी को कंट्रोल करने में। तीसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं स्ट्रिंजेंट कंडीशन लेड बाय द वर्ल्ड बैंक। देखिए, वर्ल्ड बैंक, IMF, इन लोगों ने स्ट्रिंजेंट कंडीशन डाल दिया किस पे? भारत पे, ताकि वो अपने वो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कर सके। तो इस कंडीशन के कारण दोस्तों गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो गया। क्या कम हो गया दोस्तों? गवर्नमेंट स्पेंडिंग। और दोस्तों करेंसी का डिवैल्यूएशन हो गया, करेंसी गॉट डिवैल्यूड। और फाइनली हमारा इकोनॉमी लिबरलाइज हुआ। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म को डिज़ाइन किया गया इन सभी चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। अब जैसे रिफॉर्म्स में क्या क्या आया दोस्तों? तो रिफॉर्म्स में आया, मैं आपको रिफॉर्म के बारे में थोड़ा बता दूं। पहला रिफॉर्म में आया डीरेगुलेशन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहला रिफॉर्म आया डीरेगुलेशन। मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि रेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमी को रिड्यूस किया, जिससे बिजनेस फ्रीली ऑपरेट हो सके। दूसरा था दोस्तों प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कुछ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज को प्राइवेटाइज कर दिया, जिससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट का जो रोल था इकोनॉमी में वो कम हो गया। फिर नेक्स्ट था ट्रेड लिबरलाइजेशन। ट्रेड लिबरलाइजेशन में क्या हुआ दोस्तों कि सरकार ने टैरिफ को कम किया, दूसरे बैरियर को कम किया ट्रेड में। तो इस इकोनॉमिक रिफॉर्म का सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ा था हमारे इंडियन इकोनॉमी में, जिससे इन्फ्लेशन कम हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव हुआ और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया गया। बाकी जो ऑप्शंस है हमारे गुड परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर, दिस इज रॉन्ग। देखिए, पब्लिक सेक्टर जो थे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे 1990s में, दे वर नॉट परफॉर्मिंग गुड्स, राइट। और ये बहुत बड़ा कारण था इकोनॉमिक रिफॉर्म आने का, लेकिन ये मेन रीजन नहीं था। और दूसरा जो कर रहा है कि इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये ऑप्शन नंबर सी जो कर रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का इंक्रीज होना, ये बहुत गलत बात है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा था, इसी बात है 1990s में बढ़ रहा, अर्ली 1990s में फॉरेन एक्सचेंज हमारा बढ़ रहा था, लेकिन ये इकोनॉमिक रिफॉर्म का रीजन नहीं था, क्योंकि ये एक पॉजिटिव आउटकम था। दिस वाज द पॉजिटिव आउटकम ऑफ द रिफॉर्म। तो कहने का मतलब कि ऑप्शन बी और सी गलत है, ए सही है, फिर ई सही है और डी सही है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट।
समझ में आया दोस्तों, एक एक पॉइंट में आपको क्लियर करते चल रहा हूँ, आपको एक एक चीज क्लियर कर रहा हूँ. सो दिस इज हाउ वी कंडक्ट आवर एमसीक्यू सेशन. आई गिव यू क्लियर एंड कट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी ऑप्शन, राइट, लाइक नन अदर बिफोर. नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. ये सवाल इस बार पूछा गया था. इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड एज द सेम फॉर्म इन द IIFS एग्जाम विच हेल्ड इन द मई 2023, यानी मई 2023 में जो परीक्षा हुई थी दोस्तों, सेम फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया था. सो आइए जरा देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा जा रहा है. क्वेश्चन है कि बेसिकली सी, कैमल्स में सी का फुल फॉर्म, सी किस चीज़ का स्टैंड होता है, यानी आपको कैमल्स का फुल फॉर्म पता होना चाहिए. यू शुड नो द फुल फॉर्म ऑफ कैमल्स. तो दोस्तों आपको मैं थोड़ा समझा दूँ, बेसिकली ये कैमल्स है क्या. देखिए एमसीक्यू सेशन ऐसा पढ़िए कि आपको कंसेप्ट भी क्लियर होते चलिए. एमसीक्यू को यूज़ कीजिए कंसेप्ट क्लियर करने के पर्पज से, और हमारा ऑब्जेक्टिव लाइव सेशन का यही फायदा है. आपको मैं कंसेप्ट भी क्लियर करते चलूँगा. दोस्तों कैमल्स रेटिंग सिस्टम जो है, सो दिस इज कॉल्ड CAMELS. ओके, सो ये एक रेटिंग सिस्टम है जो कि रिस्क बेस्ड फ्रेमवर्क है. तो कौन यूज़ करते हैं? बैंकिंग रेगुलेटर्स यूज़ करते हैं. कौन यूज़ करते हैं दोस्तों? बैंकिंग रेगुलेटर्स यूज़ करते हैं, ताकि अपने ओवरऑल फाइनेंशियल, बैंक का जो ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ है उसको एक्सेस कर सकें. देखिए सी से होता है कैपिटल. पहला सी से क्या होता है? कैपिटल. कैपिटल का मतलब क्या होता है दोस्तों? कैपिटल का मतलब कि बैंक की एडुकेसी है या नहीं है. आर बैंक एडुकेट इनफ टू एब्जॉर्ब लॉसेस. क्या बैंक एडुकेट है कि वो लॉस को एब्जॉर्ब करेगा. ए से होता है दोस्तों एसेट क्वालिटी. ए से क्या होता है? एसेट क्वालिटी. यानी दोस्तों बैंक का एसेट का क्वालिटी क्या है. जैसे एसेट में क्या हो सकता है? लोन हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं. तो बैंक के जो एसेट है, जैसे लोन हुआ, इन्वेस्टमेंट, ऐसा क्या क्वालिटी है. एम से होता है दोस्तों मैनेजमेंट. एम से क्या होता है हमारा? मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो हमारे बैंक के जो मैनेजमेंट टीम है उनकी क्या कॉम्पिटेंसी है, उनकी कॉम्पिटेंसी है या नहीं है, उनकी एक्सपीरियंस है या नहीं है, राइट. इसे मैनेजमेंट कहते हैं. तो कैपिटल एडिक्वेसी से रिलेटेड है, एसेट क्वालिटी लोन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड है. ई से होता है दोस्तों अर्निंग. ई से क्या होता है? अर्निंग. यानी दोस्तों बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, वेदर बैंक इज प्रॉफिटेबल और नॉट. ठीक है, अर्निंग हो गया. एल से होता है दोस्तों लिक्विडिटी. लिक्विडिटी का क्या मतलब हुआ? लिक्विडिटी का मतलब हुआ कि बैंक अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मीट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है. शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, तो वेदर बैंक इज एबल टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन और नॉट. और एस, लास्ट एस होता है सेंसिटिविटी. सेंसिटिविटी का मतलब क्या हुआ कि बैंक का अर्निंग कितना ससेप्टेबल है इकोनॉमिक कंडीशन के चेंज होने से. समझ में आया? कैपिटल, एसेट क्वालिटी, मैनेजमेंट, अर्निंग, लिक्विडिटी, सेंसिटिविटी. दोस्तों ये जो कैमल्स का जो रेटिंग सिस्टम है, ये बेसिकली यूज़ किया जाता है बैंक के फाइनेंशियल हेल्थ को एक्सेस करने के लिए. फाइनेंशियल हेल्थ को एक्सेस करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पे जो ऑप्शन है पूछा गया है कि सी कौन सा करेक्ट नहीं है. देखिए पहला कह रहा है कॉन्सोलिडेशन, ये गलत है. ठीक है, ये कोई फैक्टर नहीं है जो कि कैमल्स रेटिंग सिस्टम में कंसिडर किया जाए. कॉन्जर्टोम भी गलत है, चैनल भी गलत है. सो करेक्ट आंसर इज कैपिटल. ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. समझ में आ गया दोस्तों एक पॉइंट. अब देखिए मैंने आपको 7 क्वेश्चन पूछा सकता है. एम क्या होता है, ई क्या होता है, एल क्या होता है, तो आप सभी का जवाब दे पाएंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो हमारा प्रूडेंशियल नॉर्म्स था, प्रूडेंशियल नॉर्म्स के अनुसार दोस्तों आपको पता होगा कि इस पार्टिकुलर चैप्टर से, सिंगल चैप्टर से हमारे पास 100+ एमसीक्यूज हैं, जिसमें से कुछ एमसीक्यूज का डिस्कशन मैं आपके सामने कर रहा हूं, और बाकी एमसीक्यू का डिस्कशन हमारे पेड चैनल में है. यदि आप पेड कंटेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे ऐप को इंस्टॉल करें, वहाँ पे सारा आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी. तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं उसमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट को कितने कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन, ईच एंड एवरी डिटेल आई विल एक्सप्लेन यू. देखिए सबसे पहली बात कि प्रूडेंशियल नॉर्म्स के अनुसार जो हमारे एनपीएज हैं, एनपीए समझते हैं ना आप, एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसको क्लासीफाई किया गया है 5 कैटेगरी में. मैं आपको 5 कैटेगरी का नाम अभी बता देता हूँ, राइट. देखिए दिस इज हाउ वी शुड लर्न. वी शुड जैसा खाली एमसीक्यूज हमने सॉल्व नहीं किया, मैं आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट समझा रहा हूँ. देखिए 5 कैटेगरी कौन कौन से हैं. पहला होता है दोस्तों हमारा सब स्टैंडर्ड. पहला क्या होता है? सब स्टैंडर्ड. आप बताइए सब स्टैंडर्ड होता कब है. देखिए सब स्टैंडर्ड होने का मतलब क्या होता है? वैसा लोन जहाँ पे बोरोवर ने इंटरेस्ट पेमेंट 90 दिन से ज़्यादा तक ना किया हो. इंटरेस्ट पेमेंट 90 दिन से ज़्यादा तक ना किया हो, मतलब 90 से लेके 180 दिन तक यदि इंटरेस्ट पेमेंट ना किया तो वो कहलाता है दोस्तों हमारा सब स्टैंडर्ड. नेक्स्ट होता है हमारा डाउटफुल. डाउटफुल में क्या होता है दोस्तों? इंटरेस्ट पेमेंट जो है 180 दिन से ज़्यादा तक नहीं किया, ठीक है, और 360 दिन से कम, 180 360 दिन तक यदि नहीं किया तो डाउटफुल में आ जाएगा. फिर एक होता है लॉस कैटेगरी. लॉस कैटेगरी कब होता है? जब बोरोवर जो है वो पेमेंट जो है, इंटरेस्ट पेमेंट जो है 360 दिन से ज़्यादा के लिए नहीं करता है.
और कोई आपको लग ही नहीं रहा है कि वहाँ से रिकवरी होगा, तो एक सब स्टैंडर्ड है, एक डाउटफुल, एक लॉस है। उसके अलावा दोस्तों और वे मैं आपको बता दूं, उसके अलावा एक होता है SMA, स्पेशल मेंशन अकाउंट। ये क्या होता है? वैसा लोन जहाँ पे बोरोवर ने इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया है 60 से 90 दिन तक, ठीक है, उसे SMA कहते हैं। और एक होता है रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट। रीस्ट्रक्चर्ड क्या होता है? वैसा लोन जहाँ पे जो लोन का टर्म है उसको रीनेगोशिएट कर दिया गया ताकि बोरोवर डिफॉल्ट को अवॉइड करे। तो ये जो NPA का क्लासिफिकेशन है ये बहुत जरूरी है बैंकों के लिए। इससे बैंक अलाउ करते हैं, वो एसेस कर सकते हैं कि वो लोन पोर्टफोलियो कितना रिस्की है। बैंक को प्रोविजन करना पड़ता है NPA के लिए, मतलब उनको कुछ पैसा अलग से रखना पड़ता है ताकि वो लॉसेस को कवर कर सके इन सभी लोन का। जितना ज़्यादा NPA का प्रपोर्शन रहेगा उतना ही बैंक का लोन रिस्कियर होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 5। ओके, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। चलिए, आपको समझ में आ गया एक एक पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूडेंशियल नॉर्म ऑफ इनकम रिकॉग्निशन बाय विच कमिटी। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे कमिटी के बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है। यानी ये जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स आया था वो किस कमिटी के गठन के कारण आया था? दिस इज द क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड हियर। सो लेट्स गो बाय ईच एंड एवरी ऑप्शन एंड लेट्स क्लियर आवर कंसेप्ट। आइए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ बताया जा रहा है कि जो हमारा आंसर है इसका नरसिम्हन कमेटी। आपको पता होगा दोस्तों, सही जवाब है इसका हमारा नरसिम्हन कमेटी। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, नरसिम्हन कमेटी सेटअप किया गया RBI के द्वारा। किनके द्वारा सेटअप किया गया? RBI के द्वारा सेटअप किया गया। कब सेटअप किया गया दोस्तों? दिस वाज सेटअप इन 1991, ठीक है। 1991 में नरसिम्हन कमेटी को सेटअप किया गया ताकि वो रिव्यू करे भारत के फाइनेंशियल सिस्टम को। इसको चेयर किया गया नरसिम्हन के द्वारा, M नरसिम्हन के द्वारा, जो कि फॉर्मर RBI के गवर्नर थे। उसका की रिकमेंडेशन ये था कि हम प्रूडेंशियल नॉर्म्स को लाएं, राइट, ताकि वो इंश्योर कर सके सेफ्टी एंड साउंडनेस ऑफ देयर फाइनेंशियल सिस्टम। तो प्रूडेंशियल नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया था 1992 में, राइट। और दोस्तों इस नॉर्म्स में क्या था कि बैंक को रिकॉग्नाइज करना है इनकम तभी जब वो रियलाइज हो और उसे प्रोविजन करना है बैड डेप्ट के लिए। तो इस नॉर्म में ये भी कहा गया है कि बैंक एक मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को मेंटेन करेगी। बाकी जो ऑप्शन है आपके चक्रवर्ती कमेटी, तो ये जो चक्रवर्ती कमेटी है ये RBI ने सेटअप किया था 1985 में ताकि इंडियन बैंकिंग सिस्टम के फंक्शनिंग को देख सके, राइट। मैं इसे भी समझा दूं। पद्मनाभन कमेटी दोस्तों, ये कमेटी सेटअप किया गया RBI के द्वारा 1998 में ताकि रिव्यू कर सके इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के वर्किंग को। और वर्मा कमेटी दोस्तों 2010 में सेटअप किया गया था RBI के द्वारा। क्यों? ताकि दोस्तों रिव्यू कर सके गवर्नेंस ऑफ बैंक को। तो ये सभी कमिटीज़ हैं, लेकिन इसका कोई रोल नहीं है प्रूडेंशियल नॉर्म से रिलेटेड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नरसिम्हन कमेटी। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बनाने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको यदि JIB की प्रिपरेशन कर रहे हैं आगामी नवंबर 2023 के लिए, अक्टूबर 2023 के लिए, तो हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जिसमें आपको 5 बेनिफिट मिलेगा। आपको PDF मिलेंगे, आपको वीडियोज़ मिलेंगे, इस प्रकार के वीडियोज़ मिलेंगे MCQs वाला। उसके बाद दोस्तों आपको 3000 प्लस MCQs का PDF मिलेगा। फिर आपको दोस्तों उसके बाद डेली क्विजेज मिलेंगे जो कि आप ऑनलाइन एग्जाम के फॉर्म में होता है, क्विजेज हम कंडक्ट करते हैं। और डेली क्विजेज के अलावा दोस्तों आपको यूनिट वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा। यानी आपको ये पांचों एडवांटेज मिल रहा है जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ ₹2000 फॉर एवरी 4 सब्जेक्ट एंड एट द कॉस्ट ऑफ ₹500 फॉर सिंगल सब्जेक्ट। तो देर किस बात की दोस्तों, तुरंत इंस्टॉल कीजिए हमारे ऐप JIB एंड CIB मेड सिंपल को और इस पार्टिकुलर कोर्स को एक्सेस कीजिए और अपने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में ये पांचों एडवांटेज को आप गेन कीजिए। निश्चित रूप से आपका जो हमारा एग्जामिनेशन है अक्टूबर वाला वो क्लियर होगा। और दोस्तों यदि केवल PDF की रिक्वायरमेंट है तो उसका भी हमारे पास एक्सेस है, और केवल मॉक टेस्ट की रिक्वायरमेंट है दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। सो यू डिड नॉट वेट, यू जस्ट इंस्टॉल दिस पार्टिकुलर ऐप एंड गेन ऑल द एक्सेस। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि जो हमारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है या शॉर्ट में जिसे हम लोग DBT कहते हैं, तो ये इसने लॉन्ग पेस पे ट्रैवल किया है, राइट। इट हैज़ ट्रैवल अ लॉन्ग पाथ। ये इनिशिएट कब हुआ था? ठीक है, किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था? 1 जनवरी 2013 को। बताइए ये जो हमारा DBT है ये किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था? 1 जनवरी 2013 को, ये सवाल है दोस्तों। DBT इनिशिएट किया गया था सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया था, ठीक है। कब इनिशिएट किया था? जो 2013 को, ताकि एलिमिनेट कर सके, क्या एलिमिनेट कर सके? जो लीकेज है गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम में, और इंश्योर कर सके कि जो बेनिफिट है वो बेनिफिशियरी तक पहुंचे, ठीक है। तो DBT में के अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम आए हैं। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY, फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, फिर मिड डे मील स्कीम, उसके बाद दोस्तों NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, और फाइनली हमारा उज्ज्वला योजना।
ठीक है। तो दीज आर द स्कीम विच आर इम्प्लीमेंटेड अंडर डीबीटी, और डीबीटी बहुत सक्सेसफुल हुआ लीकेज को कम करने में। जैसे पीएमजीडीवाई का लीकेज 40% था इससे पहले कि डीबीटी इंप्लीमेंट हुआ, और इंप्लीमेंट करने के बाद मात्र 1% हो गया, ठीक है। तो आरबीआई ने ऐसा कोई रोल नहीं किया, आरबीआई गलत है, नीति आयोग का भी गलत है, सेबी गलत है, ठीक है। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, आपको पता है। चलिए, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा प्रूडेंशियल नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया था उसका मेन फोकस क्या था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आइए डिस्कस करते हैं। सो लेट्स डिस्कस दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन इन डिटेल। द क्वेश्चन इज व्हाट, दैट प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो इंट्रोड्यूस किया गया था इसका मेन फंक्शन क्या था, इसका मेन फोकस क्या था, इनमें से कौन सा मेन फोकस है, ये पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन एक है एनपीए, ऑप्शन एक है एनपीए। देखिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए मेन फोकस था प्रूडेंशियल नॉर्म का 3 एरिया में। कौन कौन एरिया था? देयर वर 3 एरियाज। पहला एरिया था दोस्तों कैपिटल एडिक्वेसी। कैपिटल एडिक्वेसी का मतलब क्या होता है कि कितना कैपिटल बैंक को चाहिए ताकि वो अपने आप को लॉस से बचा सके। दूसरा होता है दोस्तों क्रेडिट मॉनिटरिंग। क्रेडिट मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है कि कैसे आप बोरोवर के क्रेडिट वर्दनेस को मॉनिटर करेंगे। तीसरा होता है एनपीए। एनपीए मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो बेसिकली नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है वैसा एसेट, वैसा लोन जिसको बोरोवर ने रिपे नहीं किया हो। तो ऑप्शन नंबर, बाकी जो ऑप्शन है मर्जर एंड एमलगमेशन, दिस इज रॉन्ग। मर्जर एंड एमलगमेशन एक प्रोसेस होता है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा बैंक कंबाइन करते हैं, सिंगल बैंक को फॉर्म करते हैं। ये प्रूडेंशियल नॉर्म से कोई मतलब है नहीं। और जहाँ तक बात है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन की, दोस्तों ये एक प्रैक्टिस होता है बैंकों का कि वो अपने रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ को डाइवर्सिफाई करते हैं। ये भी प्रूडेंशियल नॉर्म्स में नहीं है। दोस्तों प्रूडेंशियल नॉर्म बहुत जरूरी है क्योंकि ये इंश्योर करता है कि हमारा बैंकिंग सिस्टम सेफ रहे, साउंडनेस रहे, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें सही जवाब है एनपीए, क्रेडिट मॉनिटरिंग एंड कैपिटल एडिक्वेसी, यानी 1, 2 एंड 4। ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा सही है? ये नंबर सही है। समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि जो हमारा नया इकोनॉमिक रिफॉर्म आया है, ठीक है, जो हमारा नया इकोनॉमिक रिफॉर्म आया है ये बेसिकली रेफर्स करता है न्यू लिबरल पॉलिसी। इट रेफर्स टू द न्यू लिबरल पॉलिसी पुट इन प्लेस बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 1991। मैं आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर करूंगा। व्हाट इज दिस न्यू लिबरल पॉलिसी? दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कंसेप्ट यूजिंग MCQs। दिस इज हाउ यू शुड डू। आप ऐसे ही करें। देखिए मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। ये जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म था ये भारत में आया था 1991 में, ठीक है। क्यों आया था? क्योंकि BOP यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस हुआ था, मैंने आपको समझाया है, इस कारण से ये आया था, ठीक है। तो ये रिफॉर्म को डिज़ाइन किया गया ताकि ये क्राइसिस को एड्रेस करे गवर्नमेंट के फिजिकल डेफिसिट को कम करके। क्या कम करके दोस्तों? गवर्नमेंट के फिजिकल डेफिसिट को कम करके, राइट। तो उसके पहला तो ये तरीका था। दूसरा तरीका था कि हम लिबरलाइज कर लें इकोनॉमी को, और तीसरा तरीका दोस्तों कि हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करें। तो ये रिफॉर्म सक्सेसफुल हुआ, बैलेंस ऑफ BOP क्राइसिस को इसने एड्रेस किया, राइट। और दोस्तों जो हमारा CAD था, करंट अकाउंट डेफिसिट था, ठीक है, वो 3.3% पे था। कितना पे था दोस्तों? मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। वो था दोस्तों हमारा 3.3% पे। इट वॉज एट 3.3%। कब? 1990 से लेकर 1991 तक। और ये घटकर कितना पे आ गया? 0.1% ऑफ GDP पे आ गया। कब? 1995 से 96। आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस रिफॉर्म के कारण हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ। इस रिफॉर्म के कारण हमारे आर्थिक विकास हुई। इस रिफॉर्म के कारण हमारा जो GDP है वो कहाँ तक पहुँच गया? 7.5% तक पहुँच गया। कब? 1991 से लेके 2000 तक 7% पे पहुंच गया। समझ नहीं आ रहा है आपको? देखिए बाकी जो ऑप्शंस है हमारे, बाकी जो ऑप्शंस है आपके कि लो इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए ये जो नया इकोनॉमिक रिफॉर्म था इसको डिज़ाइन इसी तरह किया गया था कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करे, ठीक है। इसे लोअर करने के लिए नहीं किया गया था। तो ऐसे ही गलत है। हायर इन्फ्लेशन, तो नया इकोनॉमिक रिफॉर्म को डिज़ाइन किया गया था इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, बढ़ाने के लिए नहीं। तो ये भी गलत है। और नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमाइज द CAD। दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो नया इकोनॉमिक रिफॉर्म है इसको डिजाइन किया गया था कि COD को कम करे, बढ़ाए नहीं। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एड्रेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। देखिए किस तरह से क्लियर हुआ आपका कंसेप्ट। BOP को कम करना, फिर मैंने आपको बताया कि आपको फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करना, इकोनॉमी को लिबरलाइज करना, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। दिस वेयर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म विच वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर ऑफ 1991। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे, द क्वेश्चन इज आस्क्ड रिगार्डिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। सेम क्वेश्चन है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग। इकोनॉमिक रिफॉर्म को इंप्लीमेंट किया गया था 1991 में, राइट। तो आपसे पूछा जा रहा है बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण इसे इंप्लीमेंट किया गया था, इनमें से कौन सा एक है? अभी मैंने डिस्कस किया आपके साथ,
सो लेट अस अगेन रिव्यू दिस पार्ट को कि एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये देखिए पहला ऑप्शन लिखा है बीओपी एडवर्स होना, मतलब ये हुआ कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट में है, मतलब कंट्री ज़्यादा इंपोर्ट कर रही है। जब कंट्री ज़्यादा इंपोर्ट करे गुड्स को ना, तो एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस, गुड्स भी आएगा सर्विस भी आएगा, तो जब कंट्री ज़्यादा गुड्स और सर्विस को इंपोर्ट करे तो इसे कहते हैं डेफिसिट। इस कारण से दोस्तों हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का शॉर्टेज होता है, जिससे हमारा गवर्नमेंट को डिफिकल्ट होता है कि वो एसेंशियल गुड को इंपोर्ट कर पाए, ठीक है। फिर अगला है हमारा इन्फ्लेशनरी प्रेशर, यहाँ देखिए लिखा है, आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन राइट। सो द करेक्ट आंसर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, सो नो नीड टू डिस्कस इज मोर वंस अगेन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1991 का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था इसका प्राइमरी पिलर क्या था। दोस्तों प्राइमरी पिलर की बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन है लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि आप गवर्नमेंट रेगुलेशन को कम करें, राइट, गवर्नमेंट रेगुलेशन को कम करें, लिबरलाइजेशन ये होता है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि आप गवर्नमेंट ऑन इंटरप्राइज को सेल करें प्राइवेट सेक्टर को, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि आप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ाएं। तो ये जो ऑटोमेशन है दिस इज नॉट वन ऑफ द प्राइमरी पिलर ऑफ द 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म। ऑटोमेशन एक प्रोसेस होता है कि आप मशीन को यूज़ करें टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जो कि पहले लोग करते थे। तो करने का मतलब कि बाकी सभी ऑप्शन करेक्ट है, ऑटोमेशन नहीं है। लिबरलाइजेशन आपको पता ही होगा, ये की रिफॉर्म का एक की कंपोनेंट था, प्राइवेटाइजेशन एक दूसरा की कंपोनेंट था रिफॉर्म का, ग्लोबलाइजेशन भी एक की कंपोनेंट था, राइट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सो फ्रेंड्स नरसिम्हन कमेटी किससे रिलेटेड है? ऑब्वियसली बात है बैंकिंग से रिलेटेड है। कैमल्स में सुपरवाइजरी रिफॉर्म का कौन सा पार्ट नहीं है? कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी, मर्जर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो कि इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर यूज करते हैं ताकि फंड को एक्सेस कर सके इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से? सही जवाब है दोस्तों इसका आईपीओ। दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको लाइव सेशन करवाया जा रहा है ताकि आपका एमसीक्यूज़ का स्किल बढ़े। और फ्रेंड्स ये हमारा JIVNCRB मेड सिंपल का ऐप है, इसको आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इस प्रकार का आपको इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पे 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे, फ्री मटेरियल सेक्शन में जाएंगे और वहाँ पे आप डेली फ्री टेस्ट को दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल फॉर टुडे सेशन। आज के सेशन में इतना ही।